हेलो डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल एनाटॉमी हेमाटोलॉजी। आइए इस टॉपिक को एक कहानी यानी एक स्टोरी के रूप में एक डीप कंसेप्चुअल लेवल पर समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि ह्यूमन बॉडी एक देश है, एक कंट्री, और ब्लड इस देश का ट्रांसपोर्ट और डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल। और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है। हीमोटोलॉजी को ब्रॉडली डिफाइन किया जाता है एज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द ब्लड, मतलब रक्त, और इससे एसोसिएटेड वेरियस डिसऑर्डर्स या बीमारियां। राइट। लेकिन सोर्स मटेरियल के मुताबिक ना, इसकी पॉपुलर डेफिनेशन में एक और चीज है। उसमें न्यूट्रोफिल्स की स्टडी को भी एक्सप्लिसिटली शामिल किया गया है। मैं सोच रही थी कि आखिर ब्लड में एग्जैक्टली क्या-क्या होता है, तो इस ब्लड रूपी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एग्जैक्टली कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? देखिए, ब्लड के दो मेन एलिमेंट्स होते हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो पहला है प्लाज्मा। ये एक लिक्विड कंपोनेंट है, यानी तरल पदार्थ। अच्छा, तो प्लाज्मा लिक्विड बेस हो गया। और दूसरा एलिमेंट है सॉलिड कंपोनेंट्स। इसमें तीन मेन टाइप्स आते हैं: इरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी, फिर ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी, और तीसरा थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ओके, गॉट इट। लेकिन एक सवाल आता है दिमाग में, ये सॉलिड कंपोनेंट्स आखिर कहाँ और कैसे बनते? आई मीन, वेयर एंड हाउ आर दीज सॉलिड कंपोनेंट्स फॉर्म्ड? बहुत बढ़िया सवाल है। ये फॉर्मेशन प्रोसेस बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हेमाटोपोइसिस कहते हैं। बोन मैरो में ना एक अल्टीमेट मदर सेल होती है। मदर सेल मतलब एक ऐसी कोशिका जहां से सब शुरू होता है? एग्जैक्टली। इसे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल या हेमाटोसियोब्लास्ट कहते हैं। ये सभी ब्लड सेल्स की ओरिजिनेटर या जाननी होती है। इसमें एक सेल्फ रिन्यूइंग प्रॉपर्टी होती है, खुद को नया करने की क्षमता, और यही फर्दर प्रोजेनेटर्स क्रिएट करती हैं। अरे वाह! तो ये स्टेम सेल आगे कितने ब्रांचेस में डिवाइड होती है? ये दो मेन प्रोजेनेटर्स में डिवाइड होती है। पहली ब्रांच है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर। ये ब्रांच काफी हेवी लिफ्टर है। तो माइलॉइड ब्रांच एग्जैक्टली क्या-क्या बनाती है? ये मेगाकैरियोसाइट बनाती है, जो आगे चलकर थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स बनाता है। इसी ब्रांच से एरिथ्रोसाइट, मास्ट सेल और माइलोब्लास्ट भी बनते हैं। वेट, ये माइलोब्लास्ट का आगे क्या रोल होता है? माइलोब्लास्ट आगे डिवाइड होकर बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और मोनोसाइट बनाता है। और एक खास बात, ये मोनोसाइट टिश्यूज में जाकर मैक्रोफाज बनता है। अच्छा, टिश्यूज में मैक्रोफाज बन जाता है। तो दूसरी ब्रांच कौन सी थी स्टेम सेल की? दूसरी ब्रांच है कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर। ये प्योर डिफेंस पर फोकस्ड है। ये नेचुरल किलर सेल बनाता है, जिसको लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट भी कहते हैं, और स्मॉल लिम्फोसाइट बनाता है। और ये स्मॉल लिम्फोसाइट आगे चलकर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनाता है ना? बिल्कुल सही। और बी लिम्फोसाइट से आगे चलकर प्लाज्मा सेल बनता है। यही इनका पूरा फैमिली ट्री है। चलिए डॉक्टर्स, एक क्विक रिवीजन करते हैं। मदर सेल कौन है? हेमाटोब्लास्ट। उसके दो ब्रांचेस कौन से हैं? माइलॉइड और लिम्फॉइड। आरबीसीज और प्लेटलेट्स कहाँ से आते हैं? माइलॉइड ब्रांच से। परफेक्ट। अब इन सेल्स को डिटेल में देखते हैं, थोड़ा इनके ट्रांसपोर्ट और रिपेयर क्रू वाले रोल्स पर आते हैं। इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? देखिए, एरिथ्रोसाइट्स का शेप बाइकॉन्केव होता है, मतलब दोनों तरफ से दबे हुए। और सबसे यूनिक बात, ये एन्यूक्लिएट सेल्स होते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वेट, बिना न्यूक्लियस के? तो बाकी ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे इसमें? सही पकड़ा। इनमें बाकी ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन बस ऑक्सीजन को टिश्यूज तक और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करना है। पर अगर इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? वही तो ब्यूटी है इस डिजाइन की। इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी स्ट्रिक्टली ग्लूकोज है, और हेल्दी एडल्ट्स में इनका लाइफ स्पैन यानी जीवन काल एग्जैक्ट 120 डेज होता है। अच्छा, 120 डेज। और क्लिनिकल सेटिंग्स में इनका नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए? एरिथ्रोसाइट काउंट का इंक्रीज होना या घटना दोनों ही अबनॉर्मलिटी या गड़बड़ी इंडिकेट करते हैं। नॉर्मल रेंज मेल में 4.5 से 5.9 मिल पर माइक्रोलीटर होती है। और फीमेल में? फीमेल में ये 4.0 से 5.2 मिल पर माइक्रोलीटर होती है। गॉट इट। और थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स का क्या रोल है इस क्रू में? ये एन्यूक्लिएट और स्मॉल साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स होते हैं, यानी छोटे कोशिका के टुकड़े। इनका मेन फंक्शन प्राइमरी हीमोस्टेसिस,
आई मीन ब्लड क्लॉटिंग की शुरुआत में इन्वॉल्व होना है। तो इनका लाइफ स्पैन तो काफी कम होता होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली डैमेज रिपेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 8 से 10 दिन होता है। क्विक रिवीजन टाइम डॉक्टर्स, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना? 120 दिन। प्लेटलेट का? 8 से 10 दिन। दोनों में न्यूक्लियस होता है? नहीं, दोनों ही अन्यूक्लिएट हैं। आरबीसी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से। ब्रिलियंट। अब देश की डिफेंस आर्मी यानी WBCs के बारे में बात करते हैं। इनके अलग अलग सोल्जर्स की क्या रोल्स हैं? एक एक करके देखते हैं। पहले आते हैं न्यूट्रोफिल्स। इनका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है, कई हिस्सों में बटा हुआ। तो ये किस टाइप के हमले में काम आते हैं? ये अक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यानी तुरंत सूजन वाली प्रतिक्रिया में सबसे आगे होते हैं, और इनमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, और इओसिनोफिल्स का क्या काम है? उनका शेप कैसा होता है? इनमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब 2 लोब्ड, और लार्ज ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण करते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। फिर आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के बारे में मैंने पढ़ा था कि इनमें डेंसली अरेंज्ड बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? हाँ, ये एलर्जिक रिएक्शन को मीडिएट करते हैं और ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस करते हैं। इसी से मिलते जुलते मास्ट सेल्स भी होते हैं। वेट, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स में फर्क क्या है? मास्ट सेल्स भी तो एलर्जिक रिएक्शंस ही करते हैं ना? फर्क लोकेशन का है। मास्ट सेल्स लोकल टिश्यू एलर्जिक रिएक्शन को मीडिएट करते हैं। ये टिश्यूज में फिक्स्ड होते हैं। ओह, आई सी। अब मोनोसाइट को देखते हैं, इसका क्या रोल है? मोनोसाइट का न्यूक्लियस लार्ज और किडनी शेप्ड होता है, और इसका साइटोप्लाज्म एकदम फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा दिखता है। यही मोनोसाइट्स टिश्यूज में जाकर मैक्रोफेज में डिफरेंशिएट या बदल जाते हैं, राइट? बिल्कुल सही। और मैक्रोफेजेस लार्ज सेल्स होते हैं। इनका मेन काम मैसिव फैगोसाइटोसिस करना है। फिर हमारे पास डेंड्रिटिक सेल्स हैं। डेंड्रिटिक सेल्स, इनको तो ब्रिज माना जाता है ना इम्यूनिटी का? ये इन्नेट या जन्मजात और एडेप्टिव या अनुकूलित इम्यून सिस्टम के बीच एक लिंक, मतलब कड़ी का काम करते हैं। और इस लिस्ट में लास्ट आते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करते हैं? ये बी और टी सेल्स से लार्जर होते हैं, और इनमें डिस्टिंक्टिव साइटोप्लाज्मिक लिटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस या कोशिका के अंदर के कीटाणुओं के अगेंस्ट इम्यून रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट है। फैंटास्टिक। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी के स्पेशल फोर्सेस की बात करते हैं। इसके लिए डॉक्टर्स एक बहुत सिंपल मेमोनिक याद रखिए। बी से बोन मैरो, टी से थाइमस। एग्जैक्टली। चलिए बी सेल्स को देखते हैं। इनका ओरिजिन स्टेम सेल्स से बोन मैरो में होता है, और ये मैच्योर या परिपक्व भी बोन मैरो में ही होते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या है बॉडी में? ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएट करते हैं और प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं। और इन प्लाज्मा सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मुझे याद आ रहा है इनमें कुछ घड़ी जैसा होता है। हाँ, इनमें क्लॉक फेस क्रोमैटिन होता है, घड़ी जैसा क्रोमैटिन, और वेल डेवलप्ड गोल्जी अपरेटस होता है। इनका प्राइमरी काम बॉडी के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है। अब टी से थाइमस पर आते हैं। टी सेल्स की जर्नी क्या है? इनका ओरिजिन तो बोन मैरो में ही होता है, पर मैच्योरिटी मैचुरेशन थाइमस में होती है। ये सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएट करते हैं। और आगे चलकर ये और कितने टाइप्स में बनते हैं? ये मेनली हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और रेगुलेटरी टी सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं। चलिए डॉक्टर्स, रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। हेलमेंथिक इन्फेक्शन में कौन काम आता है? यूसिनोफिल्स। क्लॉक फेस क्रोमैटिन किस में होता है? प्लाज्मा सेल्स में। और इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी का लिंक कौन है? डेंड्रिटिक सेल्स। परफेक्ट। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। अगर आरबीसी एक डिलीवरी ट्रक है, तो हीमोग्लोबिन उसके अंदर की सीट्स है जहां ऑक्सीजन बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आखिर कैसा होता है? हीमोग्लोबिन एक मेटालोप्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में 2 अल्फा सब यूनिट्स और 2 बीटा सब यूनिट्स होते हैं। यानी मैथमेटिकली इसको अल्फा बीटा 2 बोलेंगे। सही कहा। इसका फंक्शन लंग से टिश्यूज तक ऑक्सीजन कैरी करना है। एक और पॉइंट, इसकी डिफरेंट एलिमेंट्स के टुवर्ड्स डिफरेंट अफिनिटी या आकर्षण होती है। तो क्या हीमोग्लोबिन के वेरिएंट्स भी होते हैं? इनके टाइप्स की क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है? इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। पहला टाइप है हीमोग्लोबिन A1। ये डोमिनेंट फॉर्म है। इसका लेवल 12.1 से 16.3 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है, जो टोटल हीमोग्लोबिन का 90% है। अगर ये लेवल लो हो गया तो उसका क्या मतलब है? अगर लेवल्स लो हैं तो ये अनीमिया यानी खून की कमी या ब्लड लॉस इंडिकेट करता है। फिर आता है हीमोग्लोबिन A2, जो टोटल का सिर्फ 1.5 से 3.5% होता है।
और अगर A2 हाई हो जाए तो? हाई लेवल्स थैलेसीमिया इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद एक टाइप है हीमोग्लोबिन F। F से फीटल, राइट। ये नियोनेट्स या नवजात शिशु में ज्यादा होता होगा। एकदम सही गैस किया। नियोनेट्स में ये 50 से 90% होता है, जबकि अडल्ट्स में सिर्फ 0 से 1%। पर अगर किसी अडल्ट में इसका लेवल लंबा बढ़ाव शो करे, लॉन्ग टर्म एलिवेशन, तो क्या होगा? वो एब्नॉर्मेलिटी है और ये भी थैलेसीमिया इंडिकेट कर सकता है। अच्छा, और हीमोग्लोबिन S का क्या मैकेनिज्म्स है? इसकी प्रेजेंस कंप्लीटली एब्नॉर्मल है। ये म्यूटेटेड फॉर्म है और डायरेक्टली सिकल सेल डिजीज का इंडिकेटर है। एक लास्ट चीज, प्लाज्मा HB। इसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए ब्लड में? इसका नॉर्मल लेवल सिर्फ 5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होता है। अगर ये लेवल हाई है तो मतलब सेल्स टूट रहे हैं, जो हीमोलिटिक अनीमिया इंडिकेट कर सकता है। मिनेमोनिक टाइम, डॉक्टर्स ध्यान से सुनिए। A2 बढ़े तो थैलेसेमिया, S से सिकल सेल इजीली कोरिलेट होता है, और F से फीटल, जो नियोनेट्स वाला है। ये मिनोमोनिक्स एग्जाम के टाइम बहुत टाइम सेव करते हैं। एब्सोल्युटली। चलिए अब फाइनल फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं, ब्लड ग्रुप्स और उनकी कंपैटिबिलिटी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून चढ़ाना, इसमें ABO क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है? इसे एक सिंपल टेबल से समझते हैं। ग्रुप ए में रेड ब्लड सेल पर A एंटीजन होता है और इसके प्लाज्मा में एंटी B एंटीबॉडीज होते हैं। अच्छा, और ग्रुप बी में इसका उल्टा होता होगा? हाँ, ग्रुप बी में B एंटीजन होता है और प्लाज्मा में एंटी A एंटीबॉडीज होते हैं। तो ग्रुप AB में क्या होता है? ये यूनिक है। रेड ब्लड सेल पर A और B दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होते। नन। और ग्रुप O में? वहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म होगा। ग्रुप O में रेड ब्लड सेल पर कोई एंटीजन यानी नन नहीं होता, पर उसके प्लाज्मा में एंटी A और एंटी B दोनों एंटीबॉडीज होते हैं। इसीलिए यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बनता है ना? बिल्कुल। इसीलिए टाइप O नेगेटिव, जिसको यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कहते हैं, वो सबसे सेफ डोनर है। वो किस किस को ब्लड दे सकता है? ये O पॉजिटिव, O नेगेटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ग्रुप है? टाइप AB पॉजिटिव, यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सर्वग्राही है। ये सभी टाइप से ब्लड रिसीव कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। फाइनल क्विक रिवीजन, डॉक्टर्स, नॉर्मल अडल्ट में सबसे ज्यादा कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? HbA1। यूनिवर्सल डोनर कौन है? O नेगेटिव। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? AB पॉजिटिव। तो डॉक्टर्स, आज हमने हेमेटोलॉजी, हीमेटोपोइसिस, सेल्स, हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप्स को बहुत डीपली कवर किया। ये पूरे कॉन्सेप्ट्स आगे की पैथोलॉजी समझने में बहुत काम आएंगे। और ध्यान रखें, आपके प्रिपरेशन के लिए एक क्रिटिकल एडवाइस: एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना इज मैंडेटरी फॉर योर सिलेक्शन। बिल्कुल, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो टॉपिक रिपीट होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए उनको लाइटली मत लीजिए। जाते जाते कमेंट सेक्शन में इस एक वर्ड क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। क्वेश्चन है, टी सेल्स कहाँ मैच्योर परिपक्व होते हैं? आंसर कमेंट कीजिए। एक थॉट खुद एक्सप्लोर करने के लिए, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्मार्ट है, पर सोचिए क्या होता होगा जब ये सिस्टम फेल हो जाता है और बॉडी अपने ही टिश्यूज पर अटैक करती है। ऑटो इम्यूनिटी के इस पैराडॉक्स के बारे में सोचिए। कीप डाइविंग डीप, डॉक्टर्स।